नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए पिछले शो से अमित सेठ, सच्चिदानंद उत्तेकर और गाबा सर बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। और आज मार्केट आउटलुक 2025 पर कोटक म्यूचुअल फंड की एक बड़ी थीम रिपोर्ट पर कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह से करेंगे खास बातचीत। एक नज़र मार्केट पर, और सबसे पहले मैं अब दिखाना चाहूँगा आपको इंडिया विक्स। निफ्टी करीब करीब 50 पॉइंट नीचे डे लो पर, इंडिया विक्स 15 के ऊपर निकलता हुआ उस कंफर्ट जोन के बाहर 5.5% इंडिया विक्स इस समय ऊपर है। तो क्लियरली आज थोड़ा सा फिर से एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर मार्केट के ऊपर। और अब ध्यान रखिएगा, आज हम 24,412 मतलब कल के लो के काफ़ी करीब। और बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी गिरावट बढ़ने लगी है। अब करीब करीब 200 पॉइंट हम बैंक निफ्टी पर इस समय नीचे ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा इस समय। और जहाँ तक इंडेक्स स्टॉक्स की बात है, उसमें कुछ स्टॉक्स जहाँ पर करेक्शन है। बजाज ऑटो लगातार आज भी निफ्टी का टॉप लूज़र, और अब 9,000 के भी नीचे ये स्टॉक। और ध्यान रखिएगा, अब ये स्टॉक अपने हाई से करीब करीब 31%, जी हाँ 31% गिर चुका है अपने हाई से, 12,000 के उस हाई से। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, एशियन पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी बैंक में आज थोड़ी सी करेक्शन है। जहाँ तक अपसाइड का सवाल है, कुछ आईटी स्टॉक्स जैसे कि टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस, यहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। एफ&ओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, उसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स हैं उनमें सबसे अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। सीडीएसएल, बीएसई, जोमेटो, कैम्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय आज तेज़ी दिखाई देगी। और उसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स, इन्फो एज, टाटा एलेक्सी, यहाँ पर भी थोड़ी सी तेज़ी है। और वोडाफोन आइडिया इस समय एफ&ओ का टॉप लूज़र, 3.5% नीचे, हाई से 8% नीचे। और डीवीज लैब्स ये भी करीब करीब 3.5% नीचे। चलिए वीरू के पास चलते हैं। वीरू जी, ये थी अब तक की छोटी सी समरी, और एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव विकास सालू के लेकर जुड़े हैं बाकी पिछले कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में अमित, सचिन जी और प्रकाश सर। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। विकास, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल जो सेटअप है यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन अभी भी मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लगता है नेशनल वैल्यू में यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। अभी भी 246 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 260 के टारगेट के लिए नेशनल वैल्यू में यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। नीचे में 244 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के सेशन में भी हमने नोट डाउन किया था, वहां से वापस ये अपसाइड की मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो इसको बाय करके जाना चाहिए। और दूसरा अगर मेरा है तो आईटी सेक्टर से ही है। एलटीआईएम जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है कि एलटीआईएम को यहाँ पे बाय करना है। 6300 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में 63,540 के आसपास का एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है 6540 का टारगेट यहाँ पे एलटीआईएम में देखने मिलेगा। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा अराउंड 6240 के आसपास इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 6240 के स्टॉप लॉस से एलटीआईएम को यहाँ पे बाय करना है, और पहला मेरा नेशनल में बाय रहेगा। ओके, एलटीआईएम और नेशनल एल्यूमिनियम, ये दो स्टॉक्स हो गए विकास जी की तरफ से। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर, आपकी पिक्स। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो पहला मुझे पसंद है वो है एंजल वन। यहाँ पर सेटअप बढ़िया है, एक ब्रेकआउट भी मिला है। ट्रेड करा 3113 पर, स्टॉप होगा 3060। अपसाइड टारगेट 3200 के नजर आते हैं। उसके बाद जो मूव नजर आता है इसमें वो है सीजी पावर। इसमें भी तेजी है, 772 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाए 763 का, और अपसाइड टारगेट करीब 800 के। इसे 1 या 2 दिन देना पड़ेगा। यस, पॉसिबल 800 सीजी पावर। ओके सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। यहाँ पर जो सुबह हमने डिस्कस किया था चोला फाइनेंस में, मुझे लग रहा है वो सेटअप काफी अभी भी वैलिड है। एंड जिस तरीके से इसमें एक डिक्लाइन हुई है, वो डिक्लाइन के बाद जो रिकवरी हुई है, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा मौका बन रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो स्टॉप लॉस आपको सेम रखना है 1272 के आसपास। फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं 1290 के आसपास। खरीदारी करनी है छोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। इंट्राडे टारगेट है लगभग अराउंड 1330 का, और 1355 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है सिप्ला में जिस तरीके से स्ट्रक्चर में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की यहाँ पर तैयारी है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा
बेरिश मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। एक गैप सपोर्ट था लगभग अराउंड 30 अक्टूबर के आसपास, 1440 के लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है वो वापस रिविजिट हो सकता है। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट सिप्ला में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1510 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 1470 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1440 तक की एक चाल बनते हुए नजर रही है ऑन द लोअर साइड। ओके, और अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, बताइए आपकी जी दो ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, पहली ट्रेड रहेगी न्यू एंट्रेंट सीएससी। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लगभग 189.25 का प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 185 एंड टारगेट्स विल बी 196 रुपीज। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा नौकरी इन्फो एज। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 8625 का यहाँ प्राइस है। स्टॉप लॉस लगाए 8550 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 8750 के। ओके, चलिए अब एक सेंस हल्का सा ये मिल रहा है कि निफ्टी रिट्रेस होने के बाद थोड़ा सा एक समर्थन लेने की कोशिश कर रहा था 24,400 पे, बट इट्स टू अर्ली टू से। बट सचिन जी, न्यू एंट्रेंट्स में आज मूव है। लुक एट CDSL, BSC, जोमेटो, और अब एक बार आप CG पावर को देखिए, क्या मूव। आई मीन डे हाइपर। क्या ऐसा ही वर्टिकल राइज की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम, क्योंकि एक बहुत अच्छी सी रेंज बाइसेक्ट की है यहाँ पर इसने, स्टॉक ने, CG पावर ने। सचिन, 800-850 का क्लस्टर खुल रहा है क्या इसके लिए? देखिए यहाँ पर 800 के आसपास की तो विजिबिलिटी है। इनफैक्ट एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नजर में आया था इमीडिएट बेसिस पे। 770 का एक हर्डल था, इसे सुबह भी हमने डिस्कस किया हुआ। आई थिंक वो पर्टिकुलर हर्डल अभी इसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है, तो आई थिंक इंट्राडे के लिहाज से ही 800 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजीशंस मुझे लग रहा है वहां पर रिव्यू करने चाहिए, एंड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली अनफोल्ड हो जाए 830 840 के क्लस्टर्स के रेजिस्टेंस के। और तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। ब्रेकआउट पॉइंट 770 का था, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको 768 के आसपास ही प्लेस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड, जिन्होंने अपने अगले साल के लिए मार्केट आउटलुक 2025 के नाम से एक खास रिपोर्ट निकाली है। उनमें 5 बड़ी थीम्स को डिस्कस किया गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के MD और CEO नीलेश शाह खुद जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपकी रिपोर्ट पर आऊँ इससे पहले एक मुझे व्यू चाहिए आपसे। क्या वो सुबह का भूला दोपहर को घर आने को तैयार है, या शाम तक का वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं अनुज भाई, मतलब वो तो एक हमने वाक्या कहा था। फाइनली अगर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी, गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छे रहेंगे, तो आज जो बेच रहा है कल उसी को रिकग्नाइज करके वापस आ जाएगा। तब सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग पलटी मार देंगे। तो जैसा आपने कहा, सुबह का भूला शाम को नहीं, दोपहर को ही घर लौट आया है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट रख देते हैं। बात हो रही थी FIS की, क्योंकि जब बात नीलेश भाई से हुई थी पिछले बार, तो ये बात हुई थी कि FIS कब आएंगे भारत में वापस। अच्छा चलिए, अब आते हैं आपकी इस रिपोर्ट पर, और बहुत शानदार ये रिपोर्ट है। इसमें आपने 5 बड़ी थीम डिस्कस की हैं। एक एक करके ये सारी थीम्स पर आते हैं। सबसे पहले, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शायद, जिसका शायद हर कोई इंतज़ार कर रहा है, कैपेक्स साइकिल रिवाइवल। इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। क्यों लगता है आपको कि ये होगा, और इसको प्ले करने का स्टॉक मार्केट के थ्रू फिर क्या तरीका होगा? कैपेक्स साइकिल में 2 कंट्रीब्यूटर हैं, एक गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। सरकार ने जब बजट प्रेजेंट किया था तो 11,11,111 करोड़ कैपेक्स के लिए अनुमान किया था। अब पहले हाफ में उन्होंने तकरीबन 69,000 करोड़ पर मंथ की खर्चा किया है। अब अगर उन्हें 11,11,000 करोड़ का नंबर अचीव करना है, तो वो 69,000 करोड़ पर मंथ की स्पेंडिंग को 1,16,000 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा। हमें लगता है सेकेंड हाफ में सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देगी ये कैपेक्स के लिए, और आपको सरकारी कैपेक्स के ऊपर तकरीबन 68% से ज्यादा की बढ़त दिखने को मिलेगी कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। सेकंड प्राइवेट सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर में पिछले 2-2.5 साल में हमने कई बार ग्रीन शूट्स आते देखे।
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर में, बट वो ब्रॉड बेस्ड नहीं हो पाया। हमारी कंपनीज की बैलेंस शीट काफी अच्छी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रीजनेबल है, और हमारी ग्रोथ अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो ये सारी चीजें मिला के लगता है कि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स ब्रॉड बेस्ड हो जाए, ये अनुमान है, और गवर्नमेंट का कैपेक्स डेफिनेटली बढ़ेगा। ये दोनों कंबाइन करिए तो कैपिटल स्पेंडिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में आपको मौका मिलेगा। इसमें एक चीज का अनुज भाई ध्यान रखना है, कई स्टॉक बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। इस करेक्शन में वहां पे छोटी मोटी गिरावट आई है, बट वैल्यूएशन को ध्यान रखते हुए निवेश करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अगर नीलेश भाई इस थीम को फिनिश करते हैं, तो प्रिफर्ड पॉकेट्स क्या होंगी? सीमेंट के साथ जाएं, रियल एस्टेट के साथ जाएं, या हार्डकोर जो कंपनियां जो पुल बनाती हैं या ब्रिजेस बनाती हैं, मतलब उस पर जाएं? क्या ऑर्डर होना चाहिए इसमें? रिटेल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर रिटेल देखता है, वो जानना चाहेंगे कि इसको प्ले कैसे किया जाए। आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन एक कुछ सब थीम्स अगर बता दें इसमें तो। एक थीम अनुज भाई जो है वो ये है कि पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में काफी जोर से निवेश हो रहा है। जो कैपिटल गुड्स कंपनी उस सेक्टर से जुड़ी हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं। अब अगर आप रिन्यूएबल्स के मॉड्यूल लगाएंगे, लेट्स से सोलर मॉड्यूल, तो वो तो रेगिस्तान में लगेंगे। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को शहर तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसमिशन टावर और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उन कंपनीज को फायदा होगा। तीसरा, हमने देखा है कि रियल एस्टेट में एक खरीदारी का दौर चल रहा है, तो सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, इस प्रकार के कंपनीज वाले भी उस क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं। एंड फाइनली जो कैपिटल गुड्स में बड़ा हो सकता है वो चाइना प्लस वन है। हेवी इंजीनियरिंग में भारत की एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा है, तो जो कंपनीज भारत के साथ साथ बाहर के देशों में सर्विस कर सकती है, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर सकती है, उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो मशीनरी, रियल एस्टेट, सीमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड पावर स्पेस में जो लोग हैं, ये सारी कंपनीज में आप ध्यान रख सकते हैं। नीलेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आपकी रिपोर्ट का जो दूसरा अंश है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद थोड़ा सुखद एहसास मिल रहा है। वही जो आज से 3 महीने पहले सबसे बड़ा रिस्क था, 2 महीने पहले, कि मार्जिन्स कोलैप्स होंगे, डिपॉजिट्स ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, वो क्या जो दुविधा थी वो घटती हुई नज़र आ रही है? बैंकों पर आपका टेक, बैंक्स एंड एनबीएफसीज कैसे प्लेस लग रही हैं आपको इस वक्त? बीरू भाई, बैंक्स में अगर देखें तो पिछले 3-4 साल से उनकी वैल्यूएशन डी रेट हो रही है, एंड बैंक सबसे ज्यादा ओन्ड स्टॉक थे एफपीआई के, तो उनकी भी सेलिंग बनी हुई थी। अब एक बैंक में एमएससीआई इंडेक्स ने सुबह का भूला शाम को घर लौट आया टाइप करके उसको एंट्री दे दी है फुल वेट के ऊपर, तो जाहिर है पैसिव फंड ने उसमें खरीदारी की, तो जितनी लोगों ने सेलिंग कर थी वो एब्सॉर्ब हो गई। तो एक प्राइस मूवमेंट एमएससीआई इंडेक्स रिलेटेड हुआ है, बट वो तो आज है, कल निकल जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटली क्या होती है। एनपीए लेवल्स अगर अनसिक्योर्ड लेंडिंग एंड माइक्रो फाइनेंस को छोड़ दो तो बाकी सब जगह पे बहुत अच्छे कंट्रोल में है। दूसरा, लिक्विडिटी जो टाइट हुई थी, उम्मीद है कि आरबीआई स्टेप्स लेंगी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, तो उससे डिपॉजिट ग्रोथ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम रहेगी। तीसरी चीज है कि अगर ग्रोथ को बरकरार रखना है, बढ़ावा देना है, तो क्रेडिट हमेशा चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ अब जो लो डबल डिजिट के आसपास है, वो यहाँ से थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। ये सारी चीजें अगर जमा करके देखे तो वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है, बैलेंस शीट ठीक ठाक है, और यहाँ से डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में एक इंक्रीज होने की उम्मीद है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सेक्टर अब थोड़ा अंडर ओन हो गया है। बहुत सारे निवेशक बैंकिंग क्षेत्र में अंडरवेट करके चला रहे हैं। जिस दिन इसमें खरीदारी होगी तो
हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक साथ दौड़े और भाव को बढ़ा सकते हैं। तो वैल्यूएशन और बिजनेस ग्रोथ दोनों मिला के बैंकों के ऊपर निवेश कर सकते हैं। एनबीएफसी में जो अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग के ऊपर है, वहां पे ध्यान रखना चाहिए। कई जगह पे क्रेडिट कल्चर एनबीएफसीज का उतना अच्छा नहीं है, पर जिन एनबीएफसीज ने सालों से एक स्पेशलाइजेशन से काम किया है, चाहे ऑटो फाइनेंस हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो, वहां पे आप ध्यान रख सकते हैं। ओके अच्छा, अभी आप वैल्यूएशंस की बात कर रहे थे नीलेश जी। बीते 4 महीने में 3 महीने में हमने आईटी को देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहे। नो डाउट उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं है अपेक्षाकृत आज से 4 महीने 5 महीने पहले जितना आईटी में था। बट FY25 ये अगले वित्त वर्ष के लिए, अगले कैलेंडर वर्ष के लिए यूएस इकोनॉमी जिस ग्रोथ के लिए पॉइज्ड है, जिस प्रकार से वहाँ रेट कट्स हो रहे हैं, तो आईटी पे और स्पेशली वो कंपनियां जहाँ पे एआई का सब्सटेंशियल अगर आप देखें रेवेन्यू आ रहा है, इन पर आपका टेक क्या रहेगा? सो आईटी क्षेत्र में वीरू भाई 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उम्मीद है कि अमेरिका में गवर्नमेंट टैक्स कट देगी। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अमेरिका के पास पैसा बढ़ेगा और शायद वो पैसा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड करेंगे। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिले किए थे, वहां पे वो स्पेंडिंग बढ़ सकती है। उसका सीधा बेनिफिट इंडियन आईटी कंपनीज को आ सकता है। दूसरा, आईटी कंपनीज में हालांकि सारी की सारी कंपनीज एआई को लिवरेज कर रही हैं, बट कुछ कंपनी अपने पीयर ग्रुप से उसे ज्यादा लिवरेज कर पाएगी। एआई को लिवरेज करके अगर आप अपने क्लाइंट के लिए सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा बिजनेस मिलेगा और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, जैसे दुनिया एआई एंड इस प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजीज में जा रही है, वैसे वैसे साइबर रिस्क भी बढ़ रहा है। उन साइबर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंपनीज काफी स्पेशलाइज्ड काम कर रही हैं, तो उनको भी उस एरिया में फायदा रहेगा। ये सारी चीजें कंबाइन कर ले तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र यहां से मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। बहुत बड़ा रिटर्न आने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास ही है, बट मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है। बिल्कुल। तो ये अब तक की थीम्स जो हमने डिस्कस की, 3 बड़ी थीम्स डिस्कस हुई नीलेश भाई। अब अगली थीम पर आते हैं, कंजम्पशन और रूरल रिवाइवल। एक चीज़ मैं कहूँगा नीलेश भाई, लेकिन पिछला अर्निंग सीजन भले ही ख़राब रहा था, लेकिन रूरल में रिवाइवल के साइंस थे एटलीस्ट। क्या वो कंटिन्यू करेगा? और ओवरऑल कंजम्पशन जहाँ पर बहुत बड़ा डेंट लगा है पिछले 6 महीने में, वहाँ पर अब कैसे रिवाइवल होगा? सो रूरल कंजम्पशन के पीछे अनुज भाई कुछ चीजें पॉजिटिवली काम कर रही है। एक खरीफ क्रॉप बम्पर है, 5% से ज्यादा ग्रोथ है। सेकेंड क्वार्टर जीडीपी में भी एग्रीकल्चर एक साइनिंग स्पॉट है, तो उसका सीधा बेनिफिट रूरल इकोनॉमी को मिलेगा। सेकेंड चीज, जो कई सरकारें फ्रीबीज दे रही हैं, उसका भी ज्यादातर बेनिफिट रूरल इकोनॉमी में जाएगा, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वो बेनिफिट जो पैसों का आ रहा है, उसकी स्पेंडिंग रूरल इकोनॉमी में दिख रही है। तीसरा, इस बार रिजर्वियर लेवल्स में वाटर 10 साल की एवरेज के ऊपर है ज्यादातर पूरे देश में, तो रबी क्रॉप भी बम्पर आएगा ऐसा लगता है। ये सारी चीजों को अगर आप कंबाइन कर दे, पैसा जा रहा है रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, ये सारी चीजें अगर कंबाइन करे तो ऐसा लगता है कि रूरल इकोनॉमी अब रिवाइव हो रही है और अर्बन कंजम्पशन से रूरल कंजम्पशन आगे रहेगा। जो कंपनी रूरल एरियाज में ज्यादा सेल कर रही है या जिनके प्रोडक्ट रूरल इंडिया में ज्यादा बिक रहे हैं, उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। हम ट्रैक्टर सेल्स देखें, 2 व्हीलर सेल्स देखें, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी में तेजी बरकरार है। बिल्कुल। तो इसमें फिर सब थीम्स क्या होंगी? ट्रैक्टर्स पर फोकस किया जाए, ट्रैक्टर फाइनेंस या सीवी फाइनेंस पर फोकस किया जाए, या कोई और स्पेसेस होंगे जहां फोकस किया जाए? कुछ भाई, मतलब एक सीवी फाइनेंस के लिए कहना चाहता हूं कि एक समय था जब नई ट्रक 20-25 लाख की मिलती थी और पुरानी ट्रक सेकंड आपको 10-12 लाख में मिलती थी।
आज नई ट्रक 40-50 लाख पे पहुंच गई है, पुरानी ट्रक 20-25 लाख पे पहुंच गई है। तो ऑब्वियसली आपकी असेट्स डिप्रिशिएट होने की जगह पे एक्चुअली अप्रिशिएट हो गई। ऑब्वियसली इसकी वजह से एनपीए के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ी है। और सीवी फाइनेंसिंग बिजनेस में जो पुराना पोर्टफोलियो है उसके ऊपर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स काफी हद से कम हो गई है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे फैक्टर्स भी मार्केट को या स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। रूरल कंजम्पशन थीम अगर खेलनी है तो टू व्हीलर एक सबसे आगे है, उसके बाद ट्रैक्टर देख सकते हैं, तीसरा कंज्यूमर स्टेपल देख सकते हैं, जहां पे कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका फोकस रूरल इंडिया पे ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग बात कहूंगा अनुज भाई, कई कंपनीज जो ग्लोबल कंजम्पशन कंपनी थी उनका पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा होता था, गांव-गांव पे वो पहुंच जाते थे। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बहुत सारे छोटे विलेज एक पक्के रोड से 24/7 365 डेज वाले रोड से कनेक्ट हो गए। शायद ये जो सेंटर थे वो उतने बड़े नहीं थे कि आपको न्यूयॉर्क या लंदन से दिखे, बट जो आदमी भारत में रह के काम कर रहा है उन्होंने उस कनेक्टिविटी को काफी लिवरेज किया है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा हो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा हो। तो जिस कंपनीज ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा दिया है टू कवर ऑल द स्मॉलर विलेजेस, उनकी ग्रोथ आज भी बरकरार रही है। नीलेश, ये आखिरी थीम और जो कि अब तक मेरे ख्याल से बीते 3 साल में बहुत स्टेबल रही है, वह हेल्थ केयर। आप तमाम हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, डायग्नोस्टिक में डिप आया था लेकिन फिर वो रिकवर होता हुआ। ये शायद पोस्ट कोविड हमारे एक बिहेवियर में आ गया है, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रखना। वो ये तमाम कंपनियों के जो टेस्ट पर क्लाइंट हैं वो शायद दर्शा भी रहे हैं। ये थीम कैसी लग रही है आपको यहाँ से? सो वीरू भाई, जैसे आप $2000 से आगे वाली पर कैपिटा इनकम पे जाएंगे तो रोटी कपड़ा मकान का खर्चा छोड़ के एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, इस प्रकार के खर्चे पे ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। हेल्थ केयर को उसी का बेनिफिट मिल रहा है। ना हम अपने देश के लोगों के लिए दवाई देते हैं, बट दुनिया को भी सस्ती दवाई देते हैं। दुनिया एज हो रही है, उनको हेल्थ केयर की जरूरत है और अफोर्डेबल हेल्थ केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अमेरिका में आधे से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन मेड इन इंडिया है, उनके डॉक्टर्स भी काफी हद तक मेड इन इंडिया है। तो एक जो ब्रांड बन रही है इंडियन मेडिसिन की, इंडियन फार्मा कंपनी की, और जो स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है इंडियन हाउस होल्ड में टवर्ड्स हेल्थ केयर, इसका सारा बेनिफिट, सीधा बेनिफिट हेल्थ केयर सेक्टर में आ रहा है। यहाँ पे आप अस्पताल, पैथोलॉजी लैब्स, जेनेरिक फार्मा कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, लोकल फार्मा कंपनी, बेसिक ड्रग डिस्कवरी रिसर्च कंपनी, या जो बल्क ड्रग्स बना के बेचती है, इस प्रकार के विविध फार्मा कंपनीज में पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें जो एक चीज हमें समझ नहीं आती है कि कौन सी कंपनी को यूएस एफडीए कब नोटिस मार देगा, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट को यूएस एफडीए अप्रूवल दे देगा। ये अनुमान करना बहुत मुश्किल है, एंड इसीलिए फार्मा में एक पोर्टफोलियो बना के जाना चाहिए। कहीं ना कहीं यूएस एफडीए की वजह से या अप्रूवल की वजह से सरप्राइज या शॉक आता रहेगा, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो बेहतर है कि आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे। चलिए, अब तक तो हम नीलेश जी से इस कोटक की रिपोर्ट पे बात कर रहे थे, अब हम अपने एक फंड मैनेजर से बात करते हैं। नीलेश जी, ये मैं तो खुद आपकी साइट देखता रहता हूँ, खगालता रहता हूँ, देखता रहता हूँ आपके एनएफओस वगैरह। ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन जो फंड था, इसके पीछे तर्क क्या था, थोड़ा समझाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। सो ये एनएफओ हम थीमेटिक रूप में लॉन्च कर रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो पूरा थीमेटिक फंड्स का बनाते हैं। कोशिश यही करते हैं कि सही टाइमिंग के ऊपर उसे लॉन्च कर सके। आज हमें चाइना प्लस वन एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है हमारी पावर कॉस्ट की और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की। अलग अलग अनुमान है, बट ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दूसरे देशों के सामने 4 से 8% ज्यादा है। अगर हम लॉजिस्टिक्स में इफिशिएंसी लाए तो अपने आप ये कॉस्ट कम हो जाएगी।
पहले एक जमाने में ऑक्ट्रॉय के नाके थे जो ट्रक्स को रोक देते थे, अब वो हमने निकाल दिए तो इफिशिएंसी बढ़ गई। एक जमाना था जब ट्रक मुंबई से दिल्ली जाता था तो माल लेके जाता था दिल्ली से मुंबई, आधा खाली आता था। अब वहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से इफिशिएंसी आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर भारत को चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी है तो अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, इस क्षेत्र में इफिशिएंसी लानी पड़ेगी और इस क्षेत्र की जो बड़ी कंपनीज है वही इस इफिशिएंसी को लेके आएंगे। तो जैसे जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स ये क्षेत्र उसके साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी ग्रोथ आती रहेगी। आज की तारीख में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में देखें तो अलग अलग प्रकार की कंपनीज है, ऑटोमोबाइल से लेके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनीज। मेरे हिसाब से एक निवेशक के लिए अगर 5 साल की अवधि है या एसआईपी करने का विचार है तो इस फंड को देखा जा सकता है। बिल्कुल। मार्केट मीनवाइल अभी डेलो पर है और काफ़ी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर है इस समय। अच्छा नीलेश भाई, हमने वो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की थी, उसमें एक स्पेस शायद रह गई डिस्कस करनी जो सबसे ज़्यादा चल रही है, वो जिस स्पेस में आप भी हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स, चाहे एक्सचेंजेस हों, चाहे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हों, चाहे ब्रोकरेजेस हों, एएमसीज हों, यहाँ पर क्या ये स्ट्रक्चरल तेज़ी है और क्या ये सस्टेन करेगी या फिर ये सिर्फ क्योंकि स्टॉक मार्केट इस तरीके से चल रही है तो इसके लिए कुछ टाइम की एक तेज़ी है यहाँ पर? मेरे हिसाब से अनुज भाई अगर हम देखें तो भारत की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है FY 21 से 23 के बीच में 93% ऐसे प्रोडक्ट में गई, बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, स्मॉल सेविंग्स एंड करेंसी नोट्स, जहां पे रियल रिटर्न बहुत कम रहा था या नेगेटिव था। 7% सेविंग्स, फाइनेंशियल सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक में गई, जहां पे आप रियल रिटर्न पैदा कर पाएंगे, इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। अब हर किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए अपनी बेटी पे डिपेंडेंट रहूं। आई एम श्योर शी विल टेक गुड केयर ऑफ मी, बट चांस क्यों लेने का। तो बेहतर है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद अर्जित करिए। अब अगर आप 7% निवेश करेंगे इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट्स में तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? जैसे जैसे लोगों को ये ज्ञात होगा वैसे वैसे वह फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कैपिटल मार्केट से निवेश करना चालू करेंगे। आज जो 7% है कल हो सकता है 50, 60, 70% पहुंच जाए। तो यहां से भी 5-5, 10-10 गुना ग्रोथ दिखता है कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी में। अब वो एक्सचेंज के रूप में आए, एएमसी के रूप में आए, इंश्योरेंस के रूप में आए, ब्रोकिंग के रूप में आए, वेल्थ मैनेजमेंट के रूप में आए या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के रूप में आए, मेरे हिसाब से ये पूरा जो एक माहौल है वो चलता रहेगा। बहुत साल पहले हम लोग कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा रिटेल इन्वेस्टर्स की सुनामी आएगी और गोरों के सामने खड़ी रहेगी। आज हमने वो सुनामी आते हुए देखी है, बट ये तो पहली झलक है। अब इससे बड़ी सुनामी आने वाले 10-15 सालों में आती रहेगी। अच्छा नीलेश भाई, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, ये स्विगी की लिस्टिंग और जो उन्होंने पैसा मतलब टेबल पे वैल्यूएशंस के लिहाज से इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा, मैं आपसे इंडिविजुअल कमेंट नहीं मांग रहा हूँ, और जोमेटो जिस प्रकार की अब अर्निंग्स रही, आपने कल नंबर्स देख ही लिए होंगे, क्या एज ए इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का कितना अंश इनको भी देना चाहिए आपको, क्विक कॉमर्स को, ई कॉमर्स कंपनियों को? वीरू भाई, एक सोसाइटी का नजरिया बदल रहा है। पहले जब हमारे माँ बाप हुक्म करते थे हम दौड़ के नीचे से कुछ भी चीज लेके आते थे, तो हम ही स्विगी और जोमेटो थे। अब आप अपने बच्चों पे ऐसा हुक्म करिए कि बेटा ये लेके आ, हो सकता है कि वो स्विगी और जोमेटो ओपन करके ही उसे मंगा दे। तो ये एक सोशल चेंज है, कल्चरल चेंज है। आज की नई पीढ़ी क्विक कॉमर्स के जरिए काफी चीजें ऑर्डर कर रही है। एक समय था हम 12 महीने के गेहूं चावल घर में रखते थे, अब लोग जरूरत पड़े तब आटा मंगा लेते हैं। तो ये जो कल्चरल चेंज हो रहा है वो इस कंपनीज को बढ़ावा दे रहा है। एंड हमने न्यू एज कंपनी में देखा है
विनर टेक्स इट ऑल। जो लीडर है उसके मार्जिन दूसरे नंबर से दुगने होंगे और तीसरा नंबर वाला शायद लॉस करता होगा। तो विनर्स के ऊपर इस क्षेत्र में निवेश करिए। सेकंड, विनर्स होने के लिए आपके पास बहुत जरूरी है कि कैपिटल रहे, आप कंपटीशन के सामने खड़े रह सके। तो जो कंपनी एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है, जिसके नाम पे बाजार से पैसा उठ सकता है या प्राइवेट इक्विटी से मिल सकता है, उसमें निवेश करने जैसा है। एंड फाइनली आप निवेश इसलिए करते हैं कि एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी रहे, भले कुछ सालों के बाद हो, बट एक जर्नी तो होनी चाहिए कि हम ये करके पैसा बना पाएंगे। तो कल्चरल चेंज डेफिनेटली क्विक कॉमर्स के लिए फेवरेबल है। और आप ये 3-4 फैक्टर के अंदर कौन विनर रहेगा, किसके पास पैसा है कंपटीशन के सामने खड़े रहने का, और किसका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आपके पास विनर आ जाएंगे पोर्टफोलियो में। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हमसे बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। वीरू और श्रेया वापस आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।